बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम यासिर महमूद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड की तरफ से स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है, इसी वजह से हम वही शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक हो गया। अब जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? अब ये स्टूडेंट, हमें ये पता है कि फ्लूइड लार्ज नंबर ऑफ द लेयर्स से मिलकर बनता है। अब जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर अपोजिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होती है। वो जो अपोजिंग इफेक्ट, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर लगाती है, उससे हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक हो गया। Viscosity of the fluid is a friction effect between the different layer of the flowing fluid. Or the viscosity measure how much force is required to slide one layer of a liquid over another layer. ठीक हो गया। Now next short question is, what is meant by the drag force? What are the factors upon which the drag force acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid depend? अब डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले पार्ट में पूछता है कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। सेकंड पार्ट में पूछता है कि अगर एक हमारे पास स्मॉल स्फीयर है और वो लिक्विड में से मूव कर रहा है और उसका रेडियस आर है, तो स्मॉल स्फीयर के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। डियर स्टूडेंट, जब फ्लूइड फ्लो करता है और अगर हम क्या करते हैं, उस फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो जो फ्लोइंग फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर भी एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। वो जो फ्लूइड की लेयर्स अपोजिंग फोर्स लगाएंगी उस ऑब्जेक्ट की मोशन पे, उसको हम कहेंगे ड्रैग फोर्स। ठीक हो गया। तो ड्रैग फोर्स हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स विच इज कॉल्ड द ड्रैग। सेकेंड पार्ट में पूछते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल सफेयर है जिसका रेडियस आर है और वो सफेयर जो लिक्विड में से मूव कर रहा है, तो उस सफेयर के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट, अगर तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स को हम स्टोक्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स किसके इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब बेटा 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, r is a radius of the sphere and the v is a velocity or the speed of the sphere। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है स्फीयर के ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द स्फीयर जिसे v से डिनोट किया जाता है, देन हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसको हम r से डिनोट करते हैं, एंड लास्टली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट 6.3, व्हाई द फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। कि धुंध के कतरे हवा में रुके हुए, ठहरे हुए क्यों दिखाई देते हैं। डियर स्टूडेंट, जब फॉग ड्रॉपलेट फॉल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक ड्रैग फोर्स लगती है जो कि एयर लगाती है, उसे हम कहते हैं एयर ड्रैग भी कहते हैं। अब उसकी मोशन के दौरान कंटिन्यूस ड्रैग फोर्स लगती रहती है। एक वो वक्त आता है तो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स उस फॉग ड्रॉपलेट के वेट के इक्वल हो जाती है। जब ड्रैग फोर्स फॉग ड्रॉपलेट के वेट की इक्वल होगी तो फॉग ड्रॉपलेट जो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक हो गया बेटा। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल व्हिच इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट्स कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? vt will be equal to mg over 6 pi eta r। अब डियर स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन को ड्राइव कर चुके हैं अब जब हमने टर्मिनल वेलोसिटी को टॉपिक को डिस्कस किया था। अब 6 पाई ईटा आर तो कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर रह गया एम जी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी। ये एम जी की है, डेट इज अ वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी जो वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो ड्रॉपलेट के वेट के इक्वल हो जाएगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे फॉग ड्रॉपलेट जो है हवा में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक हो गया।
तो हम ये कह सकते हैं जो फॉग ड्रॉपलेट है वो हवा में रुका हुआ क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6.8, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन अ सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर, एक्सप्लेन। कि अगर दो हमारे पास कश्तियां हैं वो पैरेलल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अब वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, खींचती है, ऐसा क्यों होता है? अब डियर स्टूडेंट, अगर दो कश्तियां मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में और पैरेलल मूव कर रही हैं, तो उन दोनों कश्तियों के दरमियान में जो पानी की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, जहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब जो बोट्स हैं उनके दरमियान में फ्लूइड की स्पीड तो ज्यादा होगी लेकिन फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। तो फ्लूइड का प्रेशर जो है वो साइड वे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, बोट्स की जो साइड्स हैं वहां पर ज्यादा हो जाएगा। अब साइड वे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या है, दोनों जो बोर्ड्स हैं वो क्या होंगी, वो एक दूसरे की तरफ मूव करें। ठीक है, और हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ वो कोलाइड भी कर दें। ठीक हो गया बेटा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब तो रोबोट्स मूव करती है पैरेलल सेम डायरेक्शन में, तो आमतौर पर वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, पुल करती हैं। ठीक हो गया। Now next 6.9, explain how the swing is produced as fast moving cricket ball. कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अमूमन ऑब्जर्व किया होगा मैच के दौरान कि बॉलर क्या करता है, बॉलर जो है बॉल की एक साइड को शाइन करने की कोशिश करता है। वो अपने किस तरह कोशिश करता है, वो अपने ट्राउजर पर रब कर रहा होता है। अब वो सिर्फ एक साइड को शाइन करता है और दूसरी साइड को रफ रहने देता है। ऐसे क्यों? क्योंकि जो शाइनिंग सरफेस होती है वहां पर एयर की स्पीड ज्यादा होती है और एयर का प्रेशर कम होता है। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास रफ सरफेस होगी वहां पर एयर की स्पीड जो है हमारे पास वो कम होगी, और अगर एयर की स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो बॉल जो है वो जो रफ सरफेस होगी वो उस तरफ मूव करेगी, और इसको हम कहते हैं स्विंग। ठीक है, तो स्विंग प्रोड्यूस होती है और स्विंग जो है फिर जो है बैट्समैन को जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास जो है जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में जो है वो स्विंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसका जो शाइनिंग सरफेस होती है वहां पर एयर की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, एयर का प्रेशर कम होगा। ठीक है, जो रफ सरफेस है वहां पर एयर की स्पीड कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ द मोटर कार यूजिंग बाय द बर्नौलीज प्रिंसिपल। कि हमने जो मोटर कार का कार्बोरेटर है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये स्टूडेंट, कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर का काम होता है पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को या गैस या हवा के मिक्सचर को सिलेंडर तक लेके जाना। अब वो कैसे लेके जाता है? कार्बोरेटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है जस्ट लाइक अ वेंचुरी डक्ट। एक ऐसी नाली बनी होती है जैसे कि वेंचुरी डक्ट हो। ठीक हो गया। इसका जो ओपनिंग एंड होता है ये वाला, वो हमारे पास वो उसका एरिया वाइडर होता है। ठीक हो गया। और मिडल वाला एरिया जो हमारे पास जो होता है वो नैरो होता है। ठीक है, और उसके साथ जो है इनलेट वाल्व लगा ली जाती है जिसके जरिए जो है गैस या पेट्रोल जो है वो एंटर करवाया जाता है। अब होता क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाइडर एरिया में जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये भी वाइडर है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम लाइन जो क्लोजर है, और हमें ये पता है जहाँ पर स्ट्रीम लाइन वाइडर होगी इसका मतलब है वहां पर फ्लूइड की स्पीड कम होगी, जहाँ पर स्ट्रीम लाइन क्लोजर होगी फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब है यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। अब होगा क्या, जैसे ही एयर जो है मूव करके इस पोर्शन में पहुंचेगी जहां पर स्ट्रीम लाइन वेरी क्लोज है, तो यहाँ से बड़ी स्पीड से वो मूव करेगी। स्पीड से मूव करेगी तो लो प्रेशर प्रेशर लो होगा। अभी लो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास गैस या पेट्रोल उसके जो वेपर्स हैं वो एयर के साथ मिलेंगे, और जो एयर के साथ मिलकर फिर जो है हमारे पास ये एयर क्या करेगा, ये एयर अपने साथ पेट्रोल को या गैस के वेपर्स को उस सिलेंडर तक पहुंचा देगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह जो है हमारे पास जो है कार्बोरेटर की वर्किंग होती है। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो इसकी वर्किंग भी बेस करती है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा ये हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, और हम जो प्रॉब्लम्स है वही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक हो गया। अब जो पहला जो प्रॉब्लम है वो अ सर्टेन
Globular protein particle has density of 1246 kilogram per meter cube. It falls through a pure water of the viscosity 8 10 to the power minus 4 Newton per meter square into second. With a terminal speed of 3 centimeter per hour, find the radius of the particle. अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन का पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब उसको जो है हम प्योर वाटर में से फॉल करवाते हैं। उसकी जो विस्कोसिटी है प्योर वाटर की वो 8 10 के पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है। उसकी जो टर्मिनल स्पीड है वो 3 सेंटीमीटर पर आवर है। तो हमने उस पार्टिकल का रेडियस मालूम करना। ठीक हो गया। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे कि डेंसिटी प्रोटीन पार्टिकल की जो डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी को हम जो है रो से डिनोट करते हैं, दैट इज 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास प्योर वाटर में से फॉल कर रहा है उसकी विस्कोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर 8 10 के पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और जो टर्मिनल स्पीड है जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर आवर है। अब डियर स्टूडेंट जो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जब हम आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से जो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये हमने क्या किया, ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने आर को जो है हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8.33 10 के पावर माइनस 6 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है रेडियस ऑफ द पार्टिकल आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन लगा लेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। हमें ये पर r चाहिए, बाकी जितने भी फैक्टर है वो दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब 9 ईटा डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे 2g रो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने ये दूसरी तरफ इसको ले गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 9 ईटा की वैल्यू 8 10 इसके माइनस 4 और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली 2 रो। इसके अंदर जो जी है हमारे पास ये भी कांस्टेंट है 9.8, रो क्या डेंसिटी गिवन है 1246। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.46 10 इसके पावर माइनस 12। अब ये आर स्क्वेयर है, हमें रिजल्ट चाहिए आर में, तो क्या करेंगे स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1.56 10 इसके पावर माइनस 6 मीटर। तो ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6.2 वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? वो कहता है कि वाटर जो एक होज में से एक पाइप में से जो है वो फ्लो कर रहा है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है और जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड है। वो कहता है कि अगर हमने एक नोजल में से पानी को 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो करवाना है तो बताएं उस नोजल का डायमीटर क्या होगा। ठीक है बेटा, हमने उसका डायमीटर निकालना। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें। तो जो इंटरनल डायमीटर है हमारे पास पाइप का उसको हम D1 से डिनोट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर देंगे 0.01 मीटर। इसका जो स्पीड है हमारे पास वाटर की वो क्या हो जाएगी, डेट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब हमने और जो स्पीड इमर्जिंग वाटर की स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमने, हमने इसमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द नोजल, उसको हम D2 से डिनोट कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है एरिया ऑफ वेलोसिटी का डेट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब ये A क्या है, ये हमारे पास है एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो A की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, A1 की जगह क्या आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। इस तरह A2 की जगह क्या आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। R क्या है, अगर इन टर्म ऑफ द डायमीटर हम डिस्क्राइब करें R विल बी इक्वल टू D/2, यानी कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया। R की जगह D/2 पुट कर दें क्योंकि ये स्क्वायर है तो D1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पर भी D2 का स्क्वायर हमारे पास है, R2 का स्क्वायर है तो D2 का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया।
और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आप देखें यहाँ पर भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बन गई, d1 का स्क्वायर v1 विल बी इक्वल टू d2 का स्क्वायर v2। अब हमें चाहिए d2, तो v2 जो है इसको जो है दूसरी साइड पर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। सो d1 का स्क्वायर v1 डिवाइडेड बाई v2, ठीक है, अब ये यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई d2 का स्क्वायर। अब बेटा हमने मालूम करना है d2, ये है d2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी जो है वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो रिजल्ट आ गया 2.18 × 10⁻³ मीटर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है उस नोजल का डायमीटर आ गया। अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कर लिखना है तो हम 0.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, आप इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 6.4 कहते हैं वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, while at another point 3 meter higher the speed is 4 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower end, what is the pressure at the upper end? अब वो कहता है कि हमारे पास एक क्लोज पाइप सिस्टम है, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक हो गया। ये इसका लोअर एंड है, ये इसका अपर एंड है। लोअर एंड पे जो हमारे पास पानी की जो स्पीड है वो कहता है लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकेंड है। अपर एंड पे जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि लोअर एंड के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर लग रहा है इसका दैट इज 80 किलो पास्कल, और अपर एंड का प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। और जो हाइट जो हमारे पास लोअर एंड और अपर एंड के दरमियान जो हाइट है दैट इज अबाउट कितनी हाइट, दैट इज 3 मीटर, ठीक हो गया, हाइट 3 मीटर। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। हमारे पास जो है स्पीड ऑफ द वाटर लोअर एंड की v1 से डिनोट कर लिया 3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह स्पीड ऑफ द वाटर अपर एंड की 4 मीटर पर सेकेंड, और हाइट ऑफ द लोअर एंड जो डेट इज 0 क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है अपर एंड के मुकाबले में लोअर एंड की हाइट 0, ठीक है, और अपर एंड की हाइट कितनी है 3, क्योंकि हम h2 से डिनोट कर रहे हैं। इस तरह प्रेशर लोअर एंड पर प्रेशर है 80 किलो पास्कल, दैट विल बिकम 80,000 पास्कल, और जो विस्कोसिटी है वाटर की दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कांस्टेंट है। मालूम क्या करना है हमने, जो हमारे पास अपर एंड का प्रेशर है P2 वो हमने मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पर जो है बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक हो गया। तो हमें P2 चाहिए, हम क्या करेंगे, हम ये वाला पूरा P2 के साथ बाकी ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। हाफ रो V2 का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह रो जी H2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है जो H1 है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास हाइट जो है लोअर एंड की अपर एंड के मुकाबले में 0 है। जब H1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा रो जी H1 पूरा का पूरा फैक्टर एलिमिनेट होगा। H1 की जगह 0 पुट करेंगे, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है। अब ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पर हम हाफ रो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हाफ रो को हम कॉमन ले लेंगे GH2। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू हमारे पास 80,000 हाफ रो, डेंसिटी ऑफ द वाटर कांस्टेंट है 1000, V1 की वैल्यू 3 है, V2 की वैल्यू 4 है, ठीक है बेटा। ये हमने वैल्यूज पुट करेंगे और जो हमारे पास एंड पे रिजल्ट आ जाएगा सोल्यूशन के बाद डेट इज 47100 पास्कल, या हम इसको 47.1 किलो पास्कल या 47 किलो पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह जो है हमने जो है P2 की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि एन एयरप्लेन इज डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द एयर बिलो द विंग इज 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग, ठीक हो गया। डेंसिटी ऑफ द एयर 1.2 10 की पावर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन। अब वो कहता है अगर हमारे पास एक एयरप्लेन है और उसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि जो टॉप ऑफ द विंग है उसमें जो एयर स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकेंड है, और जो विंग जो बिलो द विंग है, और जो विंग के जो बिलो हिस्सा है जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें से जो एयर की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब उन्हें क्या करना है,
हमने जो टॉप और बॉटम के दरमियान में, विंग के टॉप और बॉटम के दरमियान में हमने प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें कि जो हमारे पास अबव द विंग जो स्पीड ऑफ द एयर है 450 मीटर पर सेकंड है, बिलो द विंग V2 410 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया हमने, और जो एयर डेंसिटी है 1.29 है। हमने जो मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, P2 माइनस P1। अब बेटा क्यों ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो विंग होती है ना, दोनों विंग, उनकी जो हाइट होती है वो सेम होती है। ठीक है, एरोप्लेन के जो विंग इस तरह बनाए जाते हैं, उनकी हाइट जो उनसे होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है। जब भी हमने यहाँ पर लिख दिया H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अगेन इसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक हो गया, हमने अपर पार्ट और लोअर पार्ट विंग के उसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। अब यहाँ पर हमें पता है H1 जो है और H2 हाइट कांस्टेंट है, तो H1 और H2 की जगह H पुट कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो रो जी H फैक्टर जो है एलिमिनेट हो गया। बाकी क्या बन गया, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इस तरह P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए P2 माइनस P1 कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, P1 को हम जो राइट साइड पर ले आए और इसको जो है हाफ V, और जो हमारे पास हाफ V2 का स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए। जब हाफ V2 का स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ठीक हो गया। अब बेटा इस एक्सप्रेशन के अंदर भी आप देखो कि हाफ रो हम कॉमन ले सकते हैं, हमने हाफ रो कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। रो क्या, डेंसिटी ऑफ द एयर, दैट इज 1.29। ठीक हो गया, V1 की वैल्यू क्या है 450, V2 की वैल्यू क्या 410। बाकी इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व किए तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 22.188 पास्कल या 22.188 10⁻³ पास्कल या 22 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, इस तरह जो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ द एयर moving through moving 3 meter per second along it can be replenish the air in the room of 30 meter cube volume every 15 minutes assume the air density remain constant। बेटा ये हमारे पास जो हीटिंग डक्ट होता है, जो गर्म करने वाली जो हमारे पास होता है, जो गर्म करने वाली नाली आप कह सकती हो, जो हमारे पास जो गर्म करने वाला पाइप जो रूम को गर्म कर रहा है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास हीटिंग डक्ट है, ठीक है, अब वो हर 15 मिनट के बाद जो 300 मीटर क्यूब का एक रूम है, क्या कर रहा है, उसको हर 15 मिनट के बाद जो है उसके अंदर वो जो है एयर स्ट्रीम भेज रहा है, उसके अंदर एयर फिल कर रहा है 15 सेकंड के बाद हीटिंग डक्ट जो है रूम के अंदर। तो बताएं कि हीटिंग डक्ट जो है हमारे पास कितना लार्ज होना चाहिए, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। हमने रेडियस निकालना है हीटिंग डक्ट का। ठीक है, कि एक हीटिंग डक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो हर 15 मिनट के बाद 300 मीटर क्यूब का एक रूम है, उसके अंदर गर्म हवा को फेंक रहा है वो, और उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमने बताना है कि वो जो हीटिंग डक्ट है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। सबसे पहले बेटा गिवन डाटा लिख लें कि स्पीड ऑफ एयर डक्ट हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है, इसका वॉल्यूम ऑफ द डक्ट 300 मीटर क्यूब है, और टाइम जो है वो 15 मिनट है। सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया 900 सेकंड। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है दैट इज द साइज ऑफ द डक्ट, आर से डिनोट करना। अब ये स्टूडेंट इसको सोल्यूशन के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से। वहां पर हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था दैट इज द वॉल्यूम पर सेकंड विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी। अगर हम इसको जो है सिंबॉलिकली लिखें, वॉल्यूम पर सेकंड दैट इज v डिवाइडेड बाय टी, v द वॉल्यूम, t फॉर टाइम, दैट इज av। अब a क्या है, ये एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए r की वैल्यू, पाई और v को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे टाइम के साथ। ठीक हो गया, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय v। तो हमने क्या किया, पाई और v को दूसरी तरफ ले गए। अब बेटा हमें r चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। हम पहले क्या करते हैं, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी। ठीक है, फिर हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू 300 आ गई, टाइम की वैल्यू 900, पाई की वैल्यू 3.14, वेलोसिटी की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.0354 आर स्क्वायर। अब बेटा हमें चाहिए r, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ।
अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.188 मीटर या 0.19 मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना है तो आर की वैल्यू होगी 19 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा। तो उसकी जो हमारे पास जो रेडियस होगा डक्ट का कितना होगा 19 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन अ सिटी मेन फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होस कनेक्टेड टू द मेन टू रीच द वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। अब वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास फायर होस क्या होता है, आग बुझाने वाली नाली, जिससे आग बुझाने वाला पाइप नहीं होता, ठीक है, वो आग बुझाने वाला पाइप लेट्स सपोज वो कहता है कि मेन के साथ कनेक्ट है। अब उस आग बुझाने वाले पाइप की मदद से हमने क्या करना है, एक 15 मीटर की हाइट पर बिल्डिंग है, ठीक है, हमने उसमें पानी थ्रो करवाना है, मतलब वहां पर आग लगी हुई उसको बुझाने के लिए पानी थ्रो करवाना है 15 मीटर की हाइट की बिल्डिंग के ऊपर। तो बताएं कि वो कितने प्रेशर के साथ पानी को हम थ्रो करवाएंगे, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। मीन हमने प्रेशर निकालना है कि हमने जो उसमें से आग बुझाने वाले जो पाइप है, जो हमारे पास जो फायर होस है, उसमें से जो पानी निकलेगा वो कितना प्रेशर के साथ निकलेगा, ठीक है, कितना प्रेशर के साथ निकलेगा कि 15 मीटर की हाइट पे जो बिल्डिंग है उस तक वो पहुंच जाए। बेटा सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें कि वर्टिकल हाइट उसकी हमने h1 माइनस h2 15 मीटर हो गई, ठीक है, डिफरेंस हमने ले लिया उसका। डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कांस्टेंट होती है। फाइंड क्या करना है, हमने प्रेशर मालूम करना है कि प्रेशर डिफरेंस कितना, P2 माइनस P1 मालूम करना है। अगेन हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा दें, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा जो हमारे पास जो फ्लो है हमारे पास, अगर हम देखें जो हमारे पास वाटर का फ्लो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्ट्रीम जो है फ्लो की वो यूनिफॉर्म है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इसकी v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, ठीक है। एक जो स्ट्रीम है जो वाटर की, जो कि हमारे पास फायर होज में से वाटर निकल रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ निकल रहा है, ठीक हो गया। जब हम v1 इज इक्वल टू v पुट करेंगे तो हमारे पास जो हाफ रो v1 का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ रो v2 का स्क्वायर, क्योंकि v1 हो और v2 हो दोनों की जगह हम v पुट कर लेंगे, तो हाफ रो वी कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया। तो बर्नौली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, P1 प्लस हाफ रो वी प्लस रो जी H1 इसका P2 प्लस हाफ रो वी प्लस रो जी H2, ठीक हो गया। हमने क्या किया, V1 की जगह पे V पुट कर लिया और V2 की जगह पे V पुट कर लिया। अब रो जी अगर देखें हाफ रो वी और हाफ रो वी कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, P1 प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। अब उन्हें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है P2 माइनस P1। तो हमने क्या किया, P2 माइनस P1 हमने P1 को जो है दूसरी तरफ ले गए और रोजी H2 को जो है हम लेफ्ट साइड पर ले गए। जब ये रोजी H2 राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, P1 जो है राइट साइड पे आएगा तो ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बन गया P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू रोजी H1 माइनस रोजी H2। अब बेटा यहाँ पर हम रोजी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास H1 माइनस H2। अब सिंपल इसकी जो है वैल्यूज पुट कर दें, रो की डेंसिटी ऑफ द वाटर कांस्टेंट 1000, जी की वैल्यू 9.8, H1 माइनस H2 हाइट डिफरेंस हमारे पास 15, ठीक है बेटा। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 147,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.47 10 इसके पावर 5 पास्कल, ठीक हो गया बेटा। तो बेटा दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।